गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले अपन ने पढ़ा था चीन की सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से हमें चीन में देखने को मिलती हैं। आज हम अध्ययन करेंगे चीन के संविधान की विशेषता कि पर्टिकुलर जो चीन का संविधान बना हुआ है उसकी कौन कौन सी विशेषता हमें देखने को मिलती है। जनवादी चीन में नए संविधान में कितने अनुच्छेद है? 138 अनुच्छेद हैं जो 4 अध्यायों में विभाजित है। कई लोगों का विश्वास है कि पुराने संविधान की तुलना में नया संविधान कई दृष्टियों से क्या है, हमें नवीन प्रतीत होता है। उसके कई कारण है, जिसमें है फर्स्ट, इसमें जनवादी चीन की स्थापना से लेकर अब तक के ऐतिहासिक अनुभवों का सार समाविष्ट किया गया है। इन अनुभवों को अब कानूनी रूप दे दिया गया है। दूसरा है, इसमें समाजवादी मार्ग पर चलने के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन सा? सर्वहारा की तानाशाही, साम्यवादी दल का नेतृत्व, मार्क्सवादी, लेनिनवादी तथा माओत्सुंग के विचारों की संकल्पना उपलब्ध कराई गई है। यह इस बात की गारंटी है कि चीन का समाजवादी विकास सही और निश्चित मार्ग पर ही हो रहा है। तीसरा है, ये संविधान समाजवादी समाज के निर्माण के साथ साथ समाजवादी सभ्यता पर भी जोर दे रहा है। यानी जो हमें परिवर्तन हुए हैं चीन के संविधान के निर्माण को लेकर के, कब से बात करें अपन 1982 के, वो तो अभी वर्तमान में अपने बोलेंगे संविधान की विशेषता वो ऐसी चल रही है कि उससे पहले जो कमिटमेंट हो रखे हैं कि संविधान में कौन कौन से परिवर्तन होने चाहिए, उनको भी नवीन रूप प्रदान करके इसमें समाविष्ट किया गया है। संविधान की विशेषता में प्रथम पॉइंट है संक्षिप्त संविधान। जैसे नाम से स्पष्ट है कि संविधान क्या है, छोटा है, ज़्यादा बड़ा संविधान हमें चीन में देखने को नहीं मिलता है। क्या है इसमें 138 अनुच्छेद है जिनको 4 भागों में विभक्त किया गया है। यद्यपि 1975 और 1978 के संविधान की तुलना में ये अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों की संविधान की तुलना में ये संविधान भी संक्षिप्त ही है। वर्तमान संविधान में, चीन के जो वर्तमान संविधान है उसमें 138 अनुच्छेद हैं और 4 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें एक प्रस्तावना भी जुड़ी हुई है। इस प्रस्तावना में जनवादी चीन के ऐतिहासिक विकास अनुभवों का विवरण दिया गया है। इसमें संविधान के दर्शन, दल व प्रत्यक्ष शासन के सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित किया गया है। पॉइंट नंबर 2, लिखित और निर्मित संविधान। नया संविधान अन्य आधुनिक राज्यों के संविधान की तरह ही क्या है, लिखित है। इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्ति की गई है एक समिति तथा जनवादी कांग्रेस ने किया है। जैसे भारत का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से किया गया है, इसी प्रकार चीन के संविधान का निर्माण एक समिति व जनवादी कांग्रेस के माध्यम से किया गया है। अतः इसे लिखित होने के साथ साथ निर्मित संविधान भी कह सकते हैं। संविधान का प्रथम अध्याय में सामान्य सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। जो संविधान हमें 4 भागों में जो बांटा है, तो उसके जो प्रथम अध्याय का अध्ययन करते तो उसमें क्या मिलता है, हमें सामान्य सिद्धांतों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। दूसरे अध्याय में नागरिक के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। तीसरे अध्याय में राज्य संरचना अर्थात सरकार की विधियाँ, कार्यकारी, न्यायिक अंगों की प्रकाश डालती है। चौथे अध्याय राष्ट्रध्वज, राष्ट्र चिन्ह तथा राजधानी का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। पॉइंट नंबर 3 है परिभाषिक दृष्टि से कठोर लेकिन व्यवहार की दृष्टि से लचीला संविधान। चीन के संविधान को परिभाषिक दृष्टि से तो कठोर संविधान ही कहना होगा। संविधान में संशोधन यद्यपि उस राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जा सकता है जो चीन के लिए सामान्य कानूनों का निर्माण करती है, लेकिन सामान्य कानूनों के निर्माण और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अलग अलग है। राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस सामान्य कानून का निर्माण साधारण बहुमत से करती है, लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा
राष्ट्र जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा रखा जाना चाहिए तथा यह प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकार भी होना चाहिए, जब जाके हम संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। जनवादी गणतंत्र। नए संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जन कांग्रेस के माध्यम से करती है। चीन के सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है। राज्य प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है तथा आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंतर्गत ही जनता स्वयं ही करती है। चीन का नया संविधान भी लोकतांत्रिक है और केंद्रवादी की दुहाई देता है। चीनी नेताओं के अनुसार लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत चीनी शासन व्यवस्था का मार्गदर्शन सिद्धांत है। इसका तात्पर्य है लोकतंत्र के आधार पर केंद्रीकरण और केंद्रित पथ प्रदर्शन के अंतर्गत जनतंत्र। इसके अनुसार चीन में शासन के विभिन्न स्तर हैं। प्रत्येक स्तर में जनता द्वारा निर्वाचित कांग्रेस है, मंत्रिमंडल है तथा उच्चतम जन न्यायालय है। विभिन्न जनवादी कांग्रेस है तथा उसकी स्थायी समितियों के अधीन वह कार्य करती है। प्रांत है, कॉन्वेंट है, जिले हैं, नगर तथा कम्युनियों में भी जनसभाओं का गठन किया गया है। ये सभी एक प्रकार से विधानसभा का ही लघु रूप है। नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, शिक्षा, रोजगार, विश्राम का अधिकार उपलब्ध है। उन्हें सरकारी क्रियाकलाप की आलोचना करना तथा सुझाव देने का अधिकार भी प्राप्त है। अगला पॉइंट है बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन बहुराष्ट्रीय वाला राज्य है जिसमें 56 तो राष्ट्रीयताएं निवास करती है। इसमें हॉन जाति सदस्य यानी हॉन जाति के सदस्य सबसे 93% किसकी पाई गई? चीन में आबादी हॉन जाति की मानी गई है। हान जाति राष्ट्रीयता से जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। समस्त जनसंख्या 93.9% व्यक्ति हॉन राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीयता में से है। अन्य 55 राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या की तुलना में बहुत ही कम है। अतः इन्हें अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता भी कहा जाता है। इन अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं की जनसंख्या में भी बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या लगभग 1,50,00,000 चांड जाति की हैं और सबसे कम लगभग 2,000 हैचन जाति की हैं। चीन में इन राष्ट्रीयताओं को भाषा, लिपि, संस्कृति आदि के प्रसंग में पर्याप्त स्वतंत्रताएं प्राप्त है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद। पूर्व सोवियत संघ के संविधान की भांति ही चीन के इस संविधान की भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या है? लोकतांत्रिक केंद्रवाद। संविधान के अनुच्छेद 3 में हमें इसका उल्लेख मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का यह सिद्धांत साम्यवाद की व्यवस्था के मूल सिद्धांत और माओ के दर्शन पर आधारित है। चीनी नेताओं के अनुसार चीन की राजनीतिक व्यवस्था एक ही साथ क्या है? लोकतांत्रिक भी है और ये केंद्रवादी भी है। ये लोकतंत्र के आधार पर केंद्रवादी है और केंद्रवादी निर्देशक के अंदर क्या है? लोकतांत्रिक है। यानी दोनों स्वरूप हमें चीन की व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाइयाँ। चीन में शुरू से ही एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान रही है। नए संविधान द्वारा एक भी एकात्मक शासन प्रणाली को ही मजबूत किया गया है। यद्यपि शासन एक ही स्थान पर संचालित होता है, वे शक्तियाँ एक ही इकाइयों में निहित है, जैसे कि एकात्मक संविधान में होती है। इनको 4 प्रकार की, लेकिन हमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की व्यवस्था में देखने को मिलती है। पहला है प्रांत, स्वायत्तशासी प्रदेश व केंद्र के अधीन नगर निगम। दूसरा, प्रांतों की स्वायत्तशासी प्रदेश और स्वायत्तशासी जनपदों, जिलों, स्वायत्तशासी जिलों और नगरों में बांटा गया है।
जिलों और स्वायत्त शासित जिलों को जनता में कम्यूनों और कस्बों में भी बांटा गया है। पहले इकाइयों में बांटा गया है, प्रदेश और केंद्र में बांटा गया है, फिर जनपदों जिलों में बांटा गया है, फिर कम्यून और कस्बों में बांटा गया है, फिर स्वायत्त प्रदेशों, स्वायत्त जनपदों और स्वायत्त जिले अल्पसंख्यक जातियों के राष्ट्र आत्मनिर्माण के आधार पर रक्षा के लिए ये व्यवस्था वहाँ पे की गई है। नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। नए संविधान के अध्याय 2 के अनुच्छेद 33 से 56 तक नागरिक के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसको भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम है आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार के अंतर्गत आएगा काम का अधिकार, विश्राम का अधिकार, बुढ़ापे, बीमारी, अशक्ति की स्थिति में यानी अपाहिज होने की स्थिति में आर्थिक सहायता पाने का अधिकार। कौन सा अधिकार है? अधिकार नंबर 1। बात करें अधिकार दूसरे की यानी राजनीतिक अधिकार, यानी 18 वर्ष के पार करने पर स्त्री पुरुष को क्या है? अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। नागरिकों को यह भी अधिकार प्राप्त है कि सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें वो दर्ज करा सकते हैं और संविधान इस बात की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि नागरिक अपने अधिकारों के हनन के मामले में उचित अधिकारियों तक पहुंच सकते हैं, यानी उनसे अपना अनुरोध भी कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। नागरिकों को अनेक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे शिक्षा के अधिकार तथा विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान व सृजन की स्वतंत्रता। 4th अधिकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। कई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं भी दी गई है, जैसे भाषण की, अभिव्यक्ति की, सभा में प्रदर्शन करने की, हड़ताल का अधिकार और धर्म पालने की स्वतंत्रता कि वह कौन सा धर्म अपने अनुसार अपनाना चाहते हैं। फिर बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 10 की समाजवादी अर्थव्यवस्था। नए संविधान में चीन की अर्थव्यवस्था भी चर्चा की गई है। चीन में 2 प्रकार के उत्पादन के साधनों का प्रबंधन किया जाता है, संपूर्ण जनता द्वारा समाजवादी स्वामित्व और श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व, यानी राज्य कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मजदूरी और व्यवसाय कानून की परिधि के अंतर्गत उद्यमी की आज़ादी भी देता है, किंतु व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण वर्जित है। संविधान के अनुसार अर्थव्यवस्था का सामाजिक राजकीय क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण और विस्तृत है। खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, वन संपदा, यातायात, समाजवादी राजकीय स्वामित्व प्रबंधन के संचालन होते हैं और राज्य भूमि का आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीयकरण कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र श्रमजीवी कृषकों के सामूहिक स्वामित्व है और ग्रामीण कम्यून इसका उदाहरण है। अनुच्छेद 12 के अनुसार समाजवादी संपत्ति की चोरी, समाजवादी योजनाओं और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना आदि कार्यों पर दंडनीय घोषित किया गया है। राजनीतिक दलों का गठन लेकिन वस्तुतः एक दलीय प्रणाली। राजनीतिक जो दल बनाए गए हैं वो आपके स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी क्या उनमें हमें कई प्रकार की दलीय प्रणाली देखने को मिलती है। जैसे कौन सी मिल सकती है? एक तो साम्यवाद और दूसरी पूंजीवाद। सैद्धांतिक दृष्टि से चीन में राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता है और चीन में साम्यवादी दल के अतिरिक्त 8 अन्य राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी है, लेकिन चीन का संविधान इन सभी राजनीतिक दलों पर साम्यवादी दलों को प्रमुखता और नेतृत्व की स्थिति प्रदान करता है। साम्यवादी दल कैसा है? जो सबके हित की बात करता है, मजदूर दल के अधिकारों की बात करता है ताकि उन मजदूर वर्ग का शोषण नहीं हो। जो अन्य जो मध्यम वर्ग से निम्न वर्ग जो है, जो अस्तित्व में हर क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं, उनका वो प्रभुत्व करता है। इस दृष्टि से प्रतियोगी राजनीति का अभाव है और एक दलीय प्रणाली है। नए संविधान की प्रस्तावना में साम्यवादी दल के महत्व और भूमिका सराहनीय की गई है। संविधान से स्पष्ट होता है कि चीन में समग्र जनता के नेतृत्व धुरी साम्यवादी दल ही है। केंद्रीय सैनिक आयोग। नए संविधान के एक केंद्रीय सैनिक आयोग की व्यवस्था की गई है। ये सर्वथा नई और अनुपम संस्था है
चीन के पूर्ववर्ती संविधानों में इस प्रकार की कोई संस्था नहीं है। देश की सेना पर निर्देशन इसी आयोग से होगा, यानी सेना कौन कौन मुख्य रूप से कार्य करती है उसका केंद्रीकरण किसे अपनाया गया है? जनता द्वारा उसकी वहाँ पे जो सैन्य व्यवस्था है उसके द्वारा उसको अपनाया गया है। राष्ट्रपति पद की पुनः स्थापना। नए संविधान के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की पुनः स्थापना की गई है, जबकि 1978 के संविधान में इन पदों को समाप्त ही कर दिया गया था। लेकिन क्या हमें दोबारा हमें राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन व यहाँ पे व्यवस्था में देखने को मिलती है। इनका निर्वाचन जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले समस्त औपचारिक कार्य जैसे विदेशी आदेश जारी करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, विदेशी राजदूतों के प्रमाण पत्र देना राष्ट्रपति को करने योग्य होता है। इनका कार्यकाल जनवादी कांग्रेस की तरह ही 5 वर्ष माना गया है। विदेश नीति के सिद्धांत का उल्लेखनीय। किसके अंतर्गत? चीन संविधान के अंतर्गत। फर्स्ट पॉइंट है चीन का भविष्य समस्त दुनिया से संबंधित है। चीन पंचशील के आदर्शों का पालन करेगी। वह दूसरे देशों की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करती है। वह शांतिवादी सह अस्तित्व में विश्वास करती है। पॉइंट नंबर सेकंड, चीन साम्यवादी उपनिवेश का विरोध करती है और विकासशील राष्ट्रों की राष्ट्रीय जनतांत्रिक आंदोलन का समर्थन करती है। 20वीं सदी के अंतर्गत दशक में चीन कुछ सीमा तक निश्चित रूप से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चीन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाना संभव हो गया है। ये आज का टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।